हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज को। तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है और ना सिर्फ आपके डीएलएड और बीएड में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि केवीएस और सीटेट में गारंटेड एक सवाल पूछा जाता है। तो इस सिंगल वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग के साथ साथ सात ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जुड़ी है बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस से। तो इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो स्टडीज में किसी पर्टिकुलर फील्ड में डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि उस बच्चे को किसी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। और यह होती क्यों है? ड्यू टू सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें डेवलपमेंट की जो माइलस्टोन सेट किए गए हैं बच्चा उसे अचीव नहीं कर पाता। और इससे कौन कौन से स्किल्स इंटरफेयर होती हैं? तो वो है रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अभी आगे है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी लर्निंग डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली रिटार्डेड है और उसमें कोई क्रिएटिविटी ही नहीं है। इट्स जस्ट कि वो स्टूडेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में ही डिफिकल्टी फेस कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसको लिखने में किसी तरह की डिफिकल्टी है, पर हो सकता है उसकी बोलने के स्किल्स या सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स और उससे बहुत अच्छी हो। तो ये कहना कि लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट जो है उनका लो आईक्यू है, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड टेलर्ड इंटरवेंशंस कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव आउटकम्स। तो अगर हम एज टीचर्स इन डिसेबल स्टूडेंट्स को अर्ली लाइफ स्टेजेस में ही डायग्नोस करते हैं और नेसेसरी स्टेप्स लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशंस। ये हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। क्लियर? तो इसके बाद हमारे पास है कि ये डिसेबिलिटीज इंट्रिंसिक होती हैं क्योंकि ये बच्चे की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसफंक्शनिंग या डिले डेवलपमेंट के कारण होती हैं। लास्ट है कि अ चाइल्ड में हैव सिंगल डिसेबिलिटी बट मोर ऑफन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसफंक्शनिंग। तो कई केसेस में क्या होता है कि जो बच्चे में एक सिंगल डिसेबिलिटी ना होकर कई सारी डिसेबिलिटीज एक दूसरे के साथ जुड़ के उस बच्चे को अफेक्ट करती हैं। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटीज की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले है एकेडमिक स्ट्रगल्स। तो क्योंकि ये जुड़ी ही बच्चे की लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस से है, तो एलडी से सफर करने वाले स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ में काफी स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट है स्लो प्रोसेसिंग। तो जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें दी जा रही हैं उन्हें टाइम लगता है उस इंस्ट्रक्शंस को कॉम्प्रिहेंड करने में और समझने में। उसके बाद है कि मेमोरी प्रॉब्लम, यानी बच्चा उस इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद नहीं रख पाता। फिर है टास्क अवॉइडेंस। अभी क्योंकि उस बच्चे का स्टडीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो जो एक्टिविटीज एंड असाइनमेंट्स है उसको भी अवॉइड करता है। फिर है इमोशनल चैलेंजेस। तो यहाँ बच्चे का सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस उसके पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस के कारण काफी हैम्पर होता है, जिससे स्टूडेंट्स इमोशनली वीक और वल्नरेबल बन जाते हैं। लास्ट है डिसऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ बच्चे स्ट्रगल करते हैं अपने स्कूल बुक्स और नोटबुक्स को प्रॉपरली अरेंज और ऑर्गेनाइज करने में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमारे पास है पहली लर्निंग डिसेबिलिटी जो है डिसलेक्सिया, जहाँ वर्ड डिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और लेक्सिया का मतलब है लैंग्वेज रीडिंग। तो इसमें स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ने और समझने में, यानी यहाँ बच्चे की बुक रीडिंग स्किल्स अफेक्ट होती है। यहाँ जब स्टूडेंट टेक्स्ट को रीड करता है तो या तो वो लेटर्स को मिस प्रोनाउंस करता है या फिर किसी लेटर को स्किप कर देता है, और या फिर वो उन लेटर्स के अरेंजमेंट को शफल आउट कर देता है, जिससे वर्ड फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों इफेक्ट होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दो सिमिलर वर्ड्स जैसे कि बी एंड डी या फिर एम और एन को डिस्लेक्सिक स्टूडेंट इंटरचेंजेबली यानी कि एक दूसरे की जगह पर यूज करता है। इसके बाद देखते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया के कुछ कोजेज यानी कारणों को। तो सबसे पहला कारण है कि न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग, जो जुड़ा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जहां अनफंक्शनल न्यूरॉन्स के कारण कॉग्निटिव एबिलिटीज और मोटर कोऑर्डिनेशन हैम्पर होती है। फिर है फैमिली ट्री, यानी जीन्स और हेरिडिटी के कुछ डिसलेक्सिक ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट होने के कारण भी उस बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड उस बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं।
एंड लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी पुअर लिविंग कंडीशंस और पीयर ग्रुप्स। तो ये कुछ कारण हैं जिस कारण से बच्चे टेम्परेरी बेसिस पर या फिर परमानेंट बेसिस पर उस लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि डिसलेक्सिया से शिकार हो सकते हैं। तो कोजेस के बाद देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, यानी ये कैसे पता कर सकते हैं कि चाइल्ड डिसलेक्सिक है या नहीं। तो सबसे पहला है मेडिकल चेकअप्स, जिसमें बच्चे के न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को चेक किया जाता है। उसके बाद है केस स्टडीज, जो एक डिटेल स्टडी होती है बच्चे की फैमिली बैकग्राउंड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फ्रेंड्स ग्रुप्स के बारे में। फिर है स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जैसे कि स्कूल एग्जाम्स, जहां सभी स्टूडेंट्स को एक ही पैरामीटर से चेक किया जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो चाइल्ड की डिले डेवलपमेंट है या नहीं है। लास्ट है एकेडमिक क्यूज, यानी क्लास परफॉर्मेंस या ग्रुप परफॉर्मेंस में बच्चे को रीडिंग करवा कर भी हम उसकी डिसलेक्सिया को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज को, यानी अगर कोई स्टूडेंट डिसलेक्सिक डायग्नोस होता है तो हम एज टीचर्स किन किन मेथड्स या टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं बच्चे की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला है मॉडिफाइड इंस्ट्रक्शंस। तो जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाकर, फॉर एग्जांपल हम मॉडल्स का यूज करते हुए या फिर ऑडियो एड्स का यूज करते हुए उस बच्चे की लर्निंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। तो जो ओवरऑल मटेरियल है हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से और उसके ग्रेडेट कर सकते हैं, यानी कि पहले इजी फिर मीडियम फिर डिफिकल्ट, इस लेवल से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला सकते हैं। उसके बाद है लिसनिंग सेशंस। तो टेप रिकॉर्डेड मटेरियल्स का यूज करते हुए हम बच्चे को प्रॉपर प्रोनाउंस कैसे करना है इस वर्ड को, ये सिखा सकते हैं। फिर है रेगुलर रीडिंग प्रैक्टिस। तो 15 से 20 मिनट अपने डेली शेड्यूल में उस बच्चे से रीडिंग करवा सकते हैं, जिससे बच्चे की फ्लुएंसी क्रिएट हो। फिर है डेवलपिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि उस बच्चे में समझ क्रिएट हो कि वो जो पढ़ रहा है उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। उसके लिए क्या है, हम जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे चंक्स में तोड़कर उस बच्चे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे एक साथ लोड नहीं आएगा बच्चे के ऊपर। फिर है सप्लीमेंट्री रेमेडियल टीचिंग। तो जो नॉर्मल क्लासरूम के साथ साथ हम उसे एडिशनल क्लासरूम में टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर उस बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम कम कर सकें। उसके बाद है सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए और बाकी बच्चे भी उस बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण उसका कॉन्फिडेंस लो ना करें बल्कि उसको बूस्ट करें। इसके बाद है यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, यानी हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक हो, जिससे बच्चा रीइंफोर्स्ड फील करता है, वो उसको प्रोत्साहन मिलता है कि वो आगे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करे। लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज एंड ड्रिल्स। तो हम रिपीट करवा सकते हैं उस बच्चे को एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जिससे कि उसकी रिटेंशन पावर इंक्रीज होती है। तो जो बच्चा बचपन में हम कैसे करते थे कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय हम लंबे समय तक याद करते थे, जिससे वो हमारी मसल मेमोरी और हमारे दिमाग में रिटेन रहना शुरू हो गया। तो इसी तरह से हम एक्सरसाइज या ड्रिल ड्रिल का मतलब यही होता है कि रिपीट कराना बच्चे को सेम क्वेश्चंस को। तो हम ये सभी टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं, जिससे डिसलेक्सिया को हम बच्चे को क्योर कर सकें। ओके, तो डिसलेक्सिया के बाद हमारे पास है डिसग्राफिया, जहां वो डिस का मतलब है वही लर्निंग डिसेबिलिटी और वर्ड ग्राफिया का मतलब है एक्सप्रेशन इन रिटर्न फॉर्म, यानी यहां बच्चे को लेटर फॉर्मेशन और लिखने में तकलीफ होती है। पीपल विद डिसग्राफिया आर स्लो इन राइटिंग एंड मेक मैनी मिस्टेक्स। तो जिस तरह डिसलेक्सिया में वर्बल फ्लुएंसी में दिक्कत थी, उसी तरह यहाँ राइटिंग फ्लुएंसी में डिफिकल्टी होती है। और यहाँ फ्लुएंसी के साथ साथ एक्यूरेसी भी इफेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करता है या फिर कई बार वर्ड्स को ओमिट कर देता है, यानी कि स्किप कर देता है, और कई बार अनवांटेड वर्ड्स को यानी बेफिजूल वर्ड्स को बीच में ऐड कर देता है। इसी के साथ है पुअर सिंटैक्स, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी बच्चा जो है गड़बड़ कर देता है। अगला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो इस कारण से बच्चा जो है पेन या पेंसिल को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाता, उसको पकड़ नहीं पाता, जिस कारण से राइटिंग स्किल्स हैम्पर होती है। फिर है टास्क अवॉइडेंस, क्योंकि राइटिंग ऐसे बच्चों के लिए डिफिकल्ट टास्क है, तो वो स्टूडेंट ऐसे टास्क को स्किप करना ही प्रेफर करता है। अगला पॉइंट है क्राउडिंग एंड जंबलिंग डाउन द लेटर्स और वर्ड्स व्हाइल राइटिंग, यानी क्या करता है बच्चा एक दूसरे के ऊपर वर्ड्स को लिखता है, जिस कारण से क्राउडिंग हो जाती है वर्ड्स की आपस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है रेमेडियल स्ट्रेटजीज फॉर डिसग्राफिया। तो हम कैसे उस बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला है वर्ड चंकिंग, यानी लार्जर वर्ड्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर बच्चे के सामने प्रेजेंट करना। फिर है ओरल रिटन डिक्टेशन, जहां स्टूडेंट्स टीचर द्वारा प्रोनाउंस्ड किए गए वर्ड्स को लिखकर प्रैक्टिस करता है।
थर्ड है वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू टीच करना, जिसमें कि इंक्लूडेड है फील्ड ट्रिप्स, एक्सकर्शन, फैक्ट्री विजिट्स, एजुकेशनल टूर्स और डिस्कशंस। फोर्थ पॉइंट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि बच्चे की पर्सनल नीड्स को समझते हुए 1-to-1 इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। फिफ्थ है रेपिटिशन एंड ड्रिल्स, यानी अभ्यास करवाकर। फिर है होल पार्ट होल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले पूरे कंटेंट को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ते हैं, उससे बच्चे को रिवाइज करवाते हैं, एंड फिर उन्हीं चंक्स से एक रिलेशन फॉर्म करते हुए हम एक ओवरऑल समरी बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब थे कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज डिस्ग्राफिक स्टूडेंट्स के लिए। तो डिस्ग्राफिया के बाद नेक्स्ट डिसेबिलिटी की तरफ चलते हैं, जो कि है डिसकैलकुलिया, जहां वर्ड डिस का वही मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और कैलकुलिया का मतलब है मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस, यानी ये जुड़ा है बच्चे की मैथ्स के रिलेटेड। इस डिसेबिलिटी में स्टूडेंट बेसिक अरिथमेटिक कंसेप्ट्स जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जैसे कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको डिफिकल्टी होती है। इसी के साथ साथ जो अदर बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स हैं जैसे कि शेप्स एंड साइज के रिलेटेड भी उन बच्चों को कंफ्यूजन होती है। इसके बाद चलिए इसके एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि अ चाइल्ड कंसीडर ब्रॉडर ग्लास ऑफ लेस कैपेसिटी देन दैट ऑफ लॉन्गर ग्लास। तो इस केस में स्टूडेंट वॉल्यूम कंजर्वेशन कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, जो कि एक सिम्टम है डिस्कैलकुलिया का। इसके बाद चलिए बात करते हैं कुछ और ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में डिस्कैलकुलिया के अंदर, और यही साइंस और सिम्टम्स आपसे स्टेटमेंट बनकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कंप्यूटेशनल स्किल्स, यानी बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में प्रॉब्लम होना। सेकंड है शेप एंड साइज। फिर है स्पेटियल कंसेप्ट्स, यानी कि वॉल्यूम, मास, एरिया जैसे कंसेप्ट्स। फोर्थ है प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज। फिफ्थ है इनएबिलिटी टू वर्क विद नंबर्स और सिंबल्स, यानी नंबर्स और उनकी वैल्यूज के रिलेटेड कंफ्यूजन। सिक्स्थ है पुअर रिटेंशन ऑफ मैथ रूल्स एंड फॉर्मूलास। सेवंथ और लास्ट है स्कोर ट्रैकिंग, जहां माइंड में बच्चा अपने स्कोर्स को ट्रैक नहीं कर पाता। इसके बाद देखते हैं कुछ रेमेडियल स्ट्रेटजीज फॉर डिसकैलकुलिया, जिसमें सबसे पहला है प्रोवाइडिंग काउंटिंग मटेरियल्स, जिसमें हम स्टूडेंट्स को कंक्रीट काउंटेबल मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनकी नंबर्स की फ्लुएंसी को एनहेंस कर सके। इसके बाद है मैचिंग और सॉर्टिंग आउट मटेरियल्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए 5 को मैच करवाना 5 एप्पल से, तो वो एग्जांपल्स होती हैं मैचिंग के अंदर। थर्ड है मल्टी सेंसरी अप्रोच का यूज करना, जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली मटेरियल को समझता है। फोर्थ है काइनेस्थेटिक और मोटर स्किल्स का यूज करना। फिफ्थ है क्विज़ेस ऑर्गेनाइज करना बच्चों के बीच में। सिक्स्थ है रियल लाइफ सिनेरियोस क्रिएट करना विद इन क्लासरूम, जैसे कि एक शॉपकीपर और कस्टमर का रोल असाइन करवाना बच्चों के बीच में। लास्ट है वाटरिंग अप द करिकुलम। इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शंस का एम रोट मेमोराइजेशन नहीं, बल्कि डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना हो, जैसे कि बच्चों की आईपीएस को डेवलप करना, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स को डेवलप करना। ओके, तो ये था डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट डिसकैलकुलिया के बाद आता है डिस्प्रैक्सिया, जो जुड़ा है बच्चे की मसल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन से, जहां वर्ड डिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और प्रैक्सिया का मतलब है मोटर कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट्स। डिस्प्रैक्सिया का एक और नाम भी है डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, और ये भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जहां बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने के कारण वो स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि शू लेसिस टाई करना, बाइक राइडिंग या स्पोर्ट्स प्लेइंग नहीं कर पाता। नेक्स्ट है कि डिस्ग्राफिया ऑफन बिकम्स नोटिसेबल इन चाइल्डहुड, particularly when a child is delayed in reaching motor milestones like crawling, walking और holding object। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक चाइल्ड में सिक्वेंशियल डेवलपमेंट होती है, मगर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपने माइलस्टोन्स को टाइमली अचीव नहीं कर पाता, तो यह साइन होता है किसी तरह की डिसेबिलिटी का, जो इस केस में है मोटर डिसेबिलिटी। तो वो सेट माइलस्टोन्स कौन कौन से हैं, लाइक क्रोलिंग, वॉकिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर बच्चा टाइम रहते इसको नहीं कर पाता तो इसका साइन है डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद इसकी एक एग्जाम्पल को कवर करते हैं कि अ चाइल्ड इज अनेबल टू राइट बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल द पेंसिल इन फिंगर ग्रिप्स।
तो स्टार्टिंग में तो ये लगेगा एग्जाम्पल है डिस्ग्राफिया का, क्योंकि यहाँ पर बच्चा लिख नहीं पा रहा है। मगर अगर आप ध्यान से देखें देन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, फोकस किस बात पर दिया जा रहा है, होल्डिंग पर। तो ये एक्चुअल में एग्जाम्पल है डिस्पेक्सिया का। तो इसी तरह से एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसके बाद डिस्पेक्सिया से ही मिलता जुलता एक और शब्द है जो कि है अप्रेक्सिया। तो डिस्पेक्सिया क्या है, एक पार्शियल लॉस है अपने मोटर मूवमेंट्स का, जो कि कुछ हद तक रेमेडीज के थ्रू क्योरेबल है। बट अप्रेक्सिया है एक एक्यूट या सीवियर डिसेबिलिटी का टर्म, जिसमें पर्सन कंप्लीटली अपनी मूवमेंट से कंट्रोल को खो देता है। इसके बाद देखते हैं डिस्पेक्सिया के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो सबसे पहला है पुअर कोऑर्डिनेशन। तो एक डिस्पेक्सिक स्टूडेंट का हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन वीक या फिर पुअर होता है। सेकंड है फाइन मोटर डिफिकल्टीज, जिसमें इंक्लूडेड है बच्चों के हाथों से होने वाली छोटी छोटी मूवमेंट्स, जैसे कि राइटिंग करना, शूलेस को टाई करना या फिर सीजर्स के थ्रू कटिंग करना। थर्ड है डिलेड माइलस्टोन। तो जो डेवलपमेंट का एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, डिस्पेक्सिव स्टूडेंट उसको टाइम से लेट अचीव करता है। फोर्थ है सेंसरी डिलेड। तो जो उन बच्चों की सेंसरी मूवमेंट्स या फिर सेंसेस होते हैं वो काफी ज्यादा वीक होते हैं। डिस्पेक्सिया के बाद चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिसेबिलिटी की तरफ, जो कि है डिसफेजिया। जहां वह डिस का मतलब है लर्निंग डिसेबिलिटी और फेजिया का मतलब है स्टेटमेंट, अट्रेस या स्पीच। तो इस केस में स्टूडेंट को ओरल वर्ड्स यानी मौखिक बातों को समझने और बोलने में डिफिकल्टी होती है। इस डिसेबिलिटी का कारण है ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड ब्रोकास एरिया या वर्निकिस एरिया का डैमेज होना। आगे है डिस्फेजिया के तीन क्लासिफिकेशंस, जिसमें सबसे पहला है एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, जिसमें वर्ड्स को बोलने या एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। फिर है रिसेप्टिव डिस्फेजिया, जिसमें बोले गए वर्ड्स को समझने और कॉम्प्रिहेंड करने में डिफिकल्टी होती है। और लास्ट है ग्लोबल डिस्फेजिया, जो दोनों एक्सप्रेशन और रिसेप्शन को अफेक्ट करता है। ट्रीटमेंट फोकस ऑन स्पीच थेरेपी which aims to improve communication skills through exercises tailored to the individual's specific deficits। यानी कि थेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंडर स्पीच थेरेपी करवाकर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये था डिस्फेजिया। अभी इससे भी एक मिलता जुलता शब्द आता है अफेजिया, जहां पर अफेजिया का मतलब है एक्यूटली या सीवियरली कम्युनिकेशन स्किल्स का हैम्पर होना। तो डिस्फेजिया और अफेजिया के बाद है एडीएचडी, जो एक शॉर्ट एब्रीविएशन है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। इस केस में एक्चुअली दो कंडीशंस जुड़ी हैं। पहली है अटेंशन डेफिसिट यानी इन अटेंशन, जिसमें स्टूडेंट का काम में फोकस नहीं लगता। यहाँ फिजिकली तो स्टूडेंट प्रेजेंट है, बट टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस की तरफ उस बच्चे का ध्यान नहीं है, यानी कि अटेंशन नहीं है। सेकेंड टाइप है हाइपर एक्टिविटी, जिसमें स्टूडेंट्स लगातार मूवमेंट करता है और एक जगह पर नहीं बैठ पाता, जिस कारण से उसका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा कम होता है। आगे है कि ADHD इज कॉमनली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। पहला है प्रीडोमिनेटली इनअटेंटिव, यानी इन अटेंशन, जिसमें बच्चा टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुनता। सेकंड है प्रीडोमिनेटली हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव, जिसमें एक्टिविटीज और लगातार मूवमेंट्स करता है, जिसमें टेंशन स्पैन उस बच्चे का कम होता है। एंड थर्ड है कंबाइंड प्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों इनअटेंशन भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है। लास्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट typically involves a combination of behavioral therapy, parental training and educational support। तो ADHD को क्योर करने के लिए हम थेरेपीज या फिर काउंसलिंग करवा सकते हैं उस बच्चे की, और कुछ एडिशनल एजुकेशन में उस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ADHD के बाद लास्ट डिसेबिलिटी है, जो कि है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ये पास्ट एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा कॉमनली पूछा गया है और रिपीट हुआ है। तो ASD एक न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग के कारण होने वाला एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें स्टूडेंट्स की सोशल स्किल्स और इंटरेक्शंस दोनों इफेक्ट होती हैं। ASD में वर्ड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये कई सारी डिसेबिलिटीज को मिलाकर बना एक सिंगल डिसऑर्डर है। इसमें इंक्लूड है रिस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव बिहेवियर। तो जैसे कि कोई पर्सन अपने हाथों को बार बार साफ करता है, या फिर ऐसा पर्सन जो बार बार किसी सेम एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो सभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंडर आते हैं। लास्ट में है कि थेरेपीज लाइक अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस,
speech therapy, occupational therapy, and social skill training are commonly used to support development. तो ऑटिज्म को क्योर करने के लिए हम इन सभी स्टेप्स का यूज कर सकते हैं, थेरेपीज और काउंसलिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बच्चों का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इफेक्ट को हम कम कर सकें। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।